सुरेश प्रभु का दूसरा रेल बजट। यात्री किराया नहीं बढ़ा, 4 तरह की ट्रेनें चलेंगी, लेकिन कहां से कहां पता नहीं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सुरेश प्रभु ने कृपा दिखाई। महिलाओं के लिए 33%, बुजुर्गों के लिए एक ट्रेन में 120 लोअर बर्थ रिजर्व रहेंगे। जेएनयू के मसले पर जेटली ने गुलाम नबी आज़ाद का जवाब दिया। कहा, देश तोड़ने के नारे अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं कहला सकते। 43 महीने बाद पुणे की यरवदा जेल से बाहर आए मुन्ना भाई। कहा, मैं आतंकवादी नहीं, 23 साल से इस बात को सुनने का इंतजार था। और सेना की कामयाबी, तंगधार हमले में शामिल जैश के 6 आतंकवादी गिरफ्तार, पाकिस्तान के सियालकोट के रहने वाले। ये रेल बजट पास है या फेल, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारी इस चर्चा में रेल बजट 2016-17 पे बात होगी। मुद्दा यह है कि रेल बजट पास हुआ या नहीं। 2016 का बजट तो सामने आ गया, लेकिन विपक्ष ने इसकी आलोचना की। ये रेल बजट कई मायनों में पास हुआ या फेल, ये देखने पर ही पता चलेगा। क्या रेल मंत्री अपने सभी वादों पर खरे उतरे हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर चर्चा लाजमी है। तो रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट पेश करते हुए संसद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और कहा, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, चलो मिलकर कुछ नया बनाएंगे। बजट में यात्री किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है। 4 तरह की ट्रेनें चलाने की बात हुई है। नाम दिए गए अंत्योदय, तेजस, हमसफर, उदय, लेकिन कहां शुरू होंगी और कहां समाप्त, ये नहीं बताया। विपक्ष ने रेल बजट को फेल बजट कहा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लोकसभा में 2016-17 का रेल बजट पेश कर दिया है। रेल मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य रेल को आर्थिक वृद्धि का इंजन बनाना, रोजगार पैदा करना और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देना है। उन्होंने रेल बजट पेश करते हुए कहा कि ये चुनौतियों का समय है, जो सबसे कठिन दौर है जिसका हम सामना कर रहे हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने भाषण में कहा कि नेशनल रेलवे प्लान बनाया जाएगा। इस प्लान के तहत रेलवे की सुविधाओं को और बढ़ाया जाएगा। Railway Planning and Investment Organization is being created with the funds available for development and revitalizing the existing infrastructure. It is most pertinent that they are invested in the right manner. So this organization will prepare a 5 years plan, 10 years perspective plan, and they will be preparing detailed project reports and also look at the financing option. National Rail Plan. In order to provide long-term perspective to planning for augmenting the railway network, we have decided to develop a national rail plan in consultation with all the stakeholders, including state governments, public representatives and other relevant ministries. साथ ही रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। 65,000 additional berths by augmenting 884 coaches. We installed 2,000 water vending machines at stations, provided mobile charging points in general class coaches, placed dustbins in all new non-AC coaches, enabled online booking of retiring rooms, set up mechanized laundries to provide clean and hygienic bed rolls. Disposable bed rolls are now available at select stations to all classes of passengers. Introduce a new train between Varanasi and Delhi, Mahamana Express, with modern refurbished coaches. In pursuance of our mission of Swachh Rail, Swachh Bharat, I am happy to inform the House that 17,000 bio-toilets in trains and additional toilets at 475 stations will be provided before the close of this financial year. World's first bio-vacuum toilet was developed by us is being used in Dibrugarh Rajdhani Express. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल बजट की तारीफ करते हुए कहा कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु की ओर से पेश किए गए रेल बजट में रफ्तार, सुरक्षा और हाईटेक बनाने पर ध्यान दिया गया है, जिसकी पीएम मोदी ने सराहना करते हुए देश के विकास की दिशा में उत्तम कदम करार दिया है। काफी हद तक हमें सफलता मिली है, उसे और बेहतर बनाने का पूरा प्रयास इस बजट में प्रस्तुत किया गया है। साफ सफाई एवं यात्री सुविधा या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन पिछले 2 रेल बजटों का
मूल मंत्र रहा है। साथ ही साथ रेलवे प्रोजेक्ट को मात्र कंप्लीशन से नहीं बल्कि कमीशनिंग इससे परिभाषित किया। मैं समझता हूं कि ये नीतिगत बदलाव देश की अर्थव्यवस्था में एक पैराडाइम शिफ्ट है। गरीबों के लिए सुपरफास्ट ट्रेन की विशेष व्यवस्था करते हुए अंत्योदय एक्सप्रेस एवं दीनदयालु रेल डब्बों की शुरुआत हमारी सरकार की गरीबों की प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट करती है। वहीं विपक्ष को 2016-17 का रेल बजट पसंद नहीं आया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भले ही इस रेल बजट के तहत किराए में बढ़ोतरी का कोई ऐलान नहीं किया हो, लेकिन विपक्ष ने रेल बजट की आलोचना की है। यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे पवन बंसल ने सुरेश प्रभु के रेल बजट को फेल बताया है। पवन बंसल ने कहा कि रेल बजट में कुछ भी नया नहीं है, सभी योजनाएं यूपीए सरकार के तहत पारित की गई थी। सुविधाओं की बातें की हैं, ये सब इंक्रीमेंटल बातें हैं। आज कोई नई चीज नहीं करके दिखाई इन्होंने कि हम ये एक नई सेवा दे रहे हैं जो आज तक पहले कोई सोच ही नहीं सकता था। ये खाने का, ये सफाई का, ये बायो टॉयलेट्स का, ये सब नए हैं। हाँ, एक उसमें मुझे थोड़ा सा नया लगा और मैं जानता नहीं उसका कितना इन्होंने प्रयोग किया है, उसकी एक्सपीरियंस कितना किया है, लोगों को उसके लिए अवेयर कितना किया है, जो बायो वैक्यूम टॉयलेट। अब तक के सबसे सफल पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भी रेल बजट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। लालू ने प्रभु के रेल बजट को जनता के साथ धोखा करार दिया और यात्री सुविधाओं का हवाला देते हुए कहा कि सुविधाएं कुछ नहीं दी गई, सिर्फ हवाई बातें कही गई हैं। ये बिल्कुल पटरी से उतर गया इस भाजपा के राज में रेल विभाग। रेल का अपना घरेलू खर्चा भी उठाने का पैसा नहीं है। कई लाख करोड़ भारत सरकार को देना पड़ेगा, भारत सरकार अपने देवाला है। ये बुलेट ट्रेन देश को नहीं चाहिए। हमारे जो ये माल का जब तक आमदनी नहीं करोगे, माल का लदान नहीं करोगे और खर्चा बढ़ता जा रहा है, आमदनी घटते जा रही है, ये बिल्कुल विदेशियों का निगाह है, जापान का, कि भारतीय रेल को हम ले ले अपने। बहरहाल रेल मंत्री ने 2016-17 का रेल बजट पेश कर दिया है, तो विपक्ष ने इस बजट को पूरी तरह से फेल बताया है। लेकिन ये रेल बजट सही मायनों में पास है या फेल, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। क्या रेल मंत्री अपने सभी वादों पर खरे उतरेंगे? ऐसे कई सवाल बाकी हैं। To ensure participation of large professional players. और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ है 3 खास मेहमान। रमेश खन्ना साहब हैं, आप CIT को रिप्रेजेंट करते हैं, सर बहुत शुक्रिया। ममता काला साहिबा हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी की, और धर्मेंद्र भारद्वाज साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। रमेश जी, बहुत संक्षेप में, चूँकि खबर काफ़ी बड़ी थी और समय हमारे पास कम है, हम सभी समय का ध्यान रखें। इस बजट को पहली नज़र में आप एक व्यापारी की हैसियत से किस निगाह से देखते हैं? देखिए, बात यह है कि एक बात जो बार बार कही जा रही है कि ये पुरानी स्कीमें हैं, ये तो पहले था। मैं एक व्यापारिक दृष्टि से अगर देखूं तो कम से कम जो चीज़ें सरकार घोषणा करती है उसको लागू तो करना चाहिए ना जी। उस पर अगर वो लागू ही नहीं होती हैं तो फिर बजट देने का फ़ायदा क्या है जी। तो अभी पिछले साल के बजट में भी जो काफ़ी चीज़ें कही गई थी वो काफ़ी कुछ धरती पर आई हैं, सामने दिखाई दी हैं। और अभी भी बजट में जो प्रभु जी ने वायदे किए हैं वो उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि थोड़ा सा पिछले 1 साल से ये आभास हुआ है कि भाई सरकार कुछ काम कर रही है। तो देखते हैं कितने कामयाब होते हैं, लेकिन स्कीमें तो अच्छी हैं। आपने बताया कुछ नहीं और पार्टी को बचा लिया, बीजेपी को। नहीं, मैं किसी को नहीं बचाता जी। बात यह है कि ये आपसी लड़ाई के अंदर जो जनता को मिलना चाहिए वो नहीं। एक व्यापारी की हैसियत से आपको बताना चाहिए कि फ्रेट पॉलिसी पे आप क्या सोचते हैं? माल ढुलाई की स्थिति 1 साल से बदली नहीं है। माल ढुलाई का किराया बेशक नहीं बढ़ा है, ऐसा है, लेकिन आउट ऑफ बजट 2 बार बढ़ाया जाता है। एक व्यापारी दुनिया भर के व्यापार की जानकारी नहीं रखता है। माल ढुलाई से मेरा कोई वास्ता नहीं, इसलिए मेरे को उसकी जानकारी नहीं।
लेकिन मैं कुल जमा कुल एक बात करता हूं, सरकार किसी की भी हो, व्यापारी हर सरकार का है, सरकार किसी की भी हो, व्यापारी तो ये देखता है कि धरती पर क्या आया, सामने क्या आया। मतलब आप खुश है ना इस बजट से? ठीक है ना, आप खुश है जी। आपको क्या लगता है ममता जी कि रेल बजट जो है उसको आप किस निगाह से देखती हैं? जाहिर आप समर्थन कर रही हैं, परंतु क्या आपको नहीं लगता कि बहुत क्लैरिटी नहीं थी बजट में? इसमें बहुत सारे ऐसे ग्रे एरियाज हैं जिस पर उनको रोशनी डालनी चाहिए मंत्री जी को। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि रेल बजट एक ऐसा बजट होता है जो किसी भी देश की नीचे से लेकर ऊपर तक के तबके को प्रभावित करता है। तो जब भी रेल बजट कोई भी मंत्री बनाते हैं और कोई भी सरकार बनाती है तो उनको हर तबके के लोगों का ध्यान रखना होता है। और ये जो बजट हमारे सामने आज माननीय सुरेश प्रभु जी ने प्रस्तुत किया भारतवर्ष के समक्ष, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सफल, बहुत ही अच्छा बजट है और लोगों का फ्रेंडली बजट है, जिसमें हर तबके का ध्यान रखा, चाहे महिलाओं का हो, चाहे बुजुर्गों का हो, चाहे जो छोटे बच्चों की माताएं हैं उनका हो, या दिव्यांग लोग हो, हर तरह के लोगों का ध्यान रख करके इस बजट को बनाया गया है। इवन हमें कितना 10% इंक्रीमेंट प्रॉफिटेबिलिटी हमारे रेवेन्यू में हो, इसका भी ये चीजें भी की गई हैं। अभी ये सबसे बड़ी बात कि इसमें किराए भाड़े को नहीं बढ़ाया गया है, जिससे जनता प्रभावित हो सकती थी वो बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया। दूसरी बात, जितने भी हमारे अनमैन्ड एरियाज हैं, जितने भी अनमैन्ड हमारे क्रॉसिंग्स होती हैं, वो बोला गया है कि 2020 तक सारी की सारी मैन्ड हो जाएंगी, क्योंकि मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्रॉसिंग्स में कि वहां पे वो मैन्ड नहीं है, बिना लोगों के हैं। 17,000 बायो टॉयलेट्स की बात अभी जैसे आपने दिखाई, वो है जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है स्वच्छ रेलवे और स्वच्छ भारत दोनों के लिए। 17,000 बायो टॉयलेट्स आ जाएंगे तो उससे बहुत सफाई और बहुत सुविधा लोगों के लिए होगी। वाईफाई की सुविधा जो बोली गई है कि 100 स्टेशंस में अभी होगी और उसके बाद 400 स्टेशंस में कमिंग फिस्कल ईयर पे होगी। वाईफाई अगर हम स्टेशंस को कर देते हैं तो कनेक्टिविटी जो लोगों की बनेगी और जो आज की आवश्यकता है वो आवश्यकता पूरी करने की बात की गई है। उसके बाद सीसीटीवी कैमरास की बात की गई है कि मेजर स्टेशन जितने भी होंगे उनमें सीसीटीवी कैमरास होंगे। हमने ये देखा है कि जो भी क्राइम्स होते हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है या बहुत सारी चोरियां हो जाती हैं, वो सारी रेलवे स्टेशंस के थ्रू होती हैं। वो सारी चीजें अगर सीसीटीवी कैमरास मेजर स्टेशंस में, अधिकतर स्टेशंस में होंगे तो वो जो क्राइम होंगे वो रिकॉर्ड हो जाएंगे और लोग करने से भी डरेंगे और पकड़े भी जाएंगे। ई टिकटिंग की क्षमता जो अभी तक थी वो 2,000 पर मिनट होती थी, यानी कि 40,000 कंज्यूमर, 40,000 कंज्यूमर ई टिकटिंग करते हुए मतलब आपकी तरफ से बहुत बढ़िया बजट है आपकी लेकिन अब 1 मिनट में 7,200 लोग लॉग इन कर पाएंगे यानी कि 1,20,000 यूजर जो है वो एक साथ लॉग इन वो 1 मिनट में कर सकते हैं। ममता जी इतना बढ़िया बता रही हैं आप, इतना बढ़िया तरीके से बता रही है, मैं तो भविष्य का रेल मंत्री देख रहा हूँ आप में। नहीं, आपको जो देखना आप देखिए, लेकिन मैं एक उस बजट को भारतवर्ष की नागरिक होने के नाते एक खूबसूरत, एक अच्छा बजट जो लोगों के लिए बहुत बनाया गया है, लोगों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। धनेंद्र जी, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। धनेंद्र जी, बजट में जो 2 बातें मुझे मोटे तौर पे समझ में आती है वो ये कि ये अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास को बहुत पसंद आ रहा है, जो शहरों में है, जिसके पास इंटरनेट है, कंप्यूटर है, जो ऑलरेडी ट्रेन में ना चले तो हवाई जहाज में चल सकता है। लेकिन 3 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं जिसके ऊपर रेल मंत्री चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे: छात्र, खिलाड़ी और सैनिक। आपको नहीं लगता कि ना सिर्फ आम पैसेंजर बल्कि वो क्लास जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए उनका चुप रहना ये अच्छी बात नहीं है? देखिए, ये बजट जो आया रेल बजट, ये पूरा टोटली फेल बजट है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो बजट आया था उसमें 139 घोषणाएं रेल मंत्री ने करी थी, लेकिन उसमें से एक भी आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। सब पे काम आरंभ है। देखिए, अभी मैंने आपको टोका नहीं ममता जी, मैं अपनी बात आप प्लीज कंटिन्यू करें। नहीं, आप बोलिए, पर मैं आपको करेक्ट कर रही हूं। हाँ ठीक है, मैं आप मुझे करेक्ट कर लेना। पिछली बार 139 घोषणाएं की गई, इस स्वच्छ भारत अभियान का बहुत जोर जोर से डंका पीटा गया। आपके पड़ोस में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आप जाके हालत देख लीजिए क्या हालत है। जिस तरीके से सुरक्षा के ऊपर कोई बात नहीं की गई कि आरपीएफ की जो तैनाती है वो रेलवे स्टेशन के अंदर भी रहेगी और बाहर भी रहेगी और रेल के अंदर भी रहेगी, उस पर कहीं किसी तरीके की चर्चा नहीं की गई। पिछली बार इन्होंने हाई स्पीड ट्रेन की बात करी थी, दिल्ली से आगरा तक का ट्रायल भी हुआ था जो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 90 मिनट में आगरा पहुंचाती थी। उस हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल होने के बाद 2 साल हो गए, अभी तक वो हाई स्पीड ट्रेन
वो तो आप जापानी देख रहे हैं ना, जापानी समझे हाई स्पीड ट्रेन तो इनकी थी, रेलवे मिनिस्ट्री की थी, वो बुलेट ट्रेन की बात है। बुलेट ट्रेन जापान का प्रोजेक्ट है। बुलेट ट्रेन भी इन्होंने पिछले बजट के अंदर बहुत जोर शोर से बुलेट ट्रेन की बात करी, उसकी भी स्टडी अभी तक पूरी नहीं हुई। और उसके अलावा जो ये कह रहे कि हमने यात्री बढ़ाया, किराया नहीं बढ़ाया, माल अपना ढुलाई भाड़ा नहीं बढ़ाया, पिछले 1 साल में यात्री किराया और माल भाड़ा इन्होंने इतना बढ़ा दिया कि अगले 10 साल तक बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आजकल किराया और भाड़ा बढ़ाने प्लेटफॉर्म में टिकट लगा दी। दूसरी बात जो आपने बोला, इन्होंने कहा कि बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया। पहले 12 साल तक के बच्चे की आधी टिकट लगती थी, उन्होंने 5 साल के बाद उसकी पूरी टिकट लगा दी। तो तमाम जो इनके रिसोर्सेज थे, जो इन्होंने जनता पे भार डालना था, वो पिछले 1 साल में डाल चुके हैं। और इतना भार डाल दिया कि अगले 10 साल तक अगर ये रेल किराया ना बढ़ाए या माल ढुलाई ना भी बढ़ाए, तब भी इनको रेवेन्यू हो जाएगी। उसके अलावा जो घोषणाएं की हैं, उसके लिए 1,30,000 करोड़ रुपए की जरूरत रेलवे डिपार्टमेंट को है। वो 1,30,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे, कौन देगा, कोई क्लैरिटी नहीं है। उसके अलावा पिछली बार इन्होंने पीपीपी मॉडल की बात करी थी, पीपीपी मॉडल पे कुछ भी नहीं हुआ। आपने जो बात करी, स्टूडेंट को कहीं एड्रेस नहीं किया गया, सैनिकों को कहीं एड्रेस नहीं किया गया, जो तमाम जो शोषित वर्ग है, जिन लोगों को रेलवे खिलाड़ी हैं, या जिन लोगों को रेलवे की सबसे ज्यादा जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट की कोई बात नहीं कही, रेल कॉरिडोर बढ़ाने की कोई बात नहीं कही। 4 नई ट्रेन आपने बोला कि बनाई है, लेकिन कहां जाएगी, किसके पास जाएगी, कब कौन से स्टेशन से चलेगी, कोई क्लैरिटी नहीं है। कुल मिला के टोटल कंफ्यूज बजट है। और रेल मंत्री जो प्रभु जी हैं, उन्होंने मोदी जी का ही बिल्कुल वो फॉलो करते हुए, जैसे घोषणाएं मोदी जी ने चुनाव से पहले करी थी, भारतीय जनता पार्टी करी थी, ये सिर्फ घोषणाओं का बजट है, इसका धरातल पर जमीन पर कोई ताल्लुकात नहीं, टोटल फेल बजट है। इस बजट में इतना कंफ्यूजन है कि रेल मंत्री खुद भी कंफ्यूज है, देश की जनता भी कंफ्यूज है। आज भी हम जानना चाहेंगे कि इस रेल बजट में है क्या, एक्चुअल क्या है। बहुत बढ़िया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष को ये बातें क्यों नज़र नहीं आती कि इस रेल बजट में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहती है। लगातार दूसरे बजट में कोई नई ट्रेन की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विपक्षी और देश की जनता ये क्यों नहीं समझती कि जो पुरानी घोषणाएं हैं दरअसल उन पर काम भी तो चल सकता है। आपको ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि 2016-17 के बजट में क्या हैं खास बातें। रेल बजट 2016-17 की बड़ी बातें। रेल किराए में बढ़ोतरी नहीं, 4 नई कैटेगरी के ट्रेनों की घोषणा, हर श्रेणी के कोच में महिलाओं को 30% आरक्षण, 2020 तक 95% ट्रेनें समय पर चलेंगी, ट्रेन के हर कोच में जीपीएस सिस्टम लगेंगे, अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड ट्रेन चलेगी, 2020 तक लोगों को जब चाहे तब टिकट मिलेगी, डबल डेकर उदय एक्सप्रेस की शुरुआत होगी, रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के लिए निचली सीट का कोटा बढ़ाकर 50%, रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा, भारत के पहले रेलवे ऑटो केंद्र का चेन्नई में होगा उद्घाटन, मुंबई में 2 एलिवेटेड रेलवे कॉरिडोर, चर्च गेट विरार और सीएसटी पनवेल का निर्माण, तीर्थ स्थलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों के बीमा की सुविधा होगी, ट्रेनों में दिव्यांगों के लिए अलग से टॉयलेट बनाए जाएंगे, लंबी दूरी की ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे लगेंगे, दिल्ली में रिंग रोड की तर्ज पर रिंग रेल चलेगी, जिसके तहत दिल्ली में 21 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, कुछ ट्रेनों में मनोरंजन के लिए एफएम की सुविधा दी जाएगी, हमसफर एक्सप्रेस पूरी तरह 3rd एसी होगी, रेलवे के 2 ऐप के जरिए टिकट बुकिंग या कैंसिल होगी, अब पुलियों को सहायक कहा जाएगा, ट्रेनिंग भी मिलेगी, डबल डेकर उदय एक्सप्रेस ट्रेन रात में चलेगी जो व्यस्त मार्गों पर चलेगी, रेलवे में सभी पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती होगी, 5 साल में रेलवे प्रोजेक्टों पर 8.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, रेलवे 40 नई परियोजनाएं शुरू करेगी, शताब्दी राजधानी एक्सप्रेस में डिब्बे बेहतर किए जाएंगे,
वित्त वर्ष 2016-17 के लिए इस साल रेलवे का निवेश 1.21 लाख करोड़ रुपए रहेगा। 400 रेलवे स्टेशनों को वाईफाई युक्त बनाया जाएगा। इस साल 100 स्टेशनों पर ये सुविधा होगी। रमेश जी, क्या आपको लगता है कि व्यापार को इससे गति मिलेगी आज के बजट से? देखिए, इसमें जो चीज़ें देखने वाली, जैसे अभी आप वाईफाई की बात ही कर लें, क्योंकि आज के सिनेरियो में जितनी भी कनेक्टिविटी है, जितनी भी प्रोग्रेस है, चाहे वो ट्रेड में हो, चाहे वो ना हो ट्रेड में, अदरवाइज आल्सो कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये पॉसिबल हो पाया, मैं ये अगर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उम्मीदें बहुत है सरकार से, क्योंकि पिछले कई सालों से ये हमारा देश पिछड़ता ही चला जा रहा था, अब लोगों को उम्मीदें ज्यादा है। तो अगर ये हो पाया, पिछले कई साल मतलब कांग्रेस की तरफ इशारा? मैं कांग्रेस नहीं करता जी, इससे पहले और भी बहुत सरकारें रही हैं, मतलब अटल बिहारी जी वाली जो 6 साल की रही वो भी? नहीं, आप उसको भी काउंट कर लें, मुझे कोई उसमें इतराज नहीं है, पर मेरा ये कहना है कि आज जो लोगों की उम्मीदें हैं, आज मोदी जी से बहुत उम्मीदें हैं। और ये जो वाईफाई वाला सबसे बड़ा मामला है कि उन्होंने कहा कि हम 400 स्टेशनों पे करेंगे, 100 में अभी करेंगे, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे हमारे ट्रेड को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये अरविंद केजरीवाल से तो प्रभावित नहीं है जो शहरों में फ्री? देखिए जी, मैं किसी से भी प्रभावित नहीं हूँ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ प्रभु जी की जो घोषणा है। देखिए, बात है वाईफाई तो वाईफाई है, वो कोई भी आदमी अच्छा काम करेगा, चाहे वो प्रभु जी करे, चाहे वो जो भी करेगा, जनता उसको क्रेडिट देगी। तो मेरा ये कहना है, एक तो ये बहुत बढ़िया इन्होंने ये वाईफाई का वायदा पिछले बजट में भी किया गया था। हाँ, नहीं, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पिछले बजट में भी वाईफाई का वायदा था, पिछले बजट में भी वाईफाई का वादा था, बजट में भी ये बोला गया था कि हम सारे स्टेशन को वाईफाई करेंगे, लेकिन अभी तक वो वाईफाई नहीं हुआ। आपके पास आपके पड़ोस में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आप जाके चेक कर लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, आपके पास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेरे को सुन लीजिए ना, उनकी पहले बात। मेरे को जितनी जानकारी होगी मैं उससे ज्यादा कभी बोलता नहीं हूँ। जानकारी के हिसाब से पिछले बजट की वाईफाई के बारे में मुझे जानकारी है। मैं इस डिबेट में आने से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जायजा लेके आया हूँ। पिछले बजट में ये कहा गया था, आने से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। आप एक काम करिए, आप नई दिल्ली नहीं, सारे बाकी के रेलवे स्टेशन का भी मुआयना करके डिबेट में आइए, क्योंकि आप जो फैक्ट्स रख रहे हैं वो बेबुनियाद फैक्ट्स आप यहाँ पे कार्यक्रम को दूसरी बात मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, नहीं आप सुनिए, अब आप सुनिए, आप बहुत बोल चुके हैं, अब आप सुनिए, नहीं आप सुनिए मेरी बात। जो आपने घोषणा करी 139 सब पे काम आरंभ है, प्लीज चेक योर फैक्ट्स, गो बैक एंड चेक योर फैक्ट्स, गो बैक एंड चेक योर फैक्ट्स, सब पे काम आरंभ है, झूठ बोलना। अरे भाई शांत हो, सब पे काम आरंभ है, हमारी आपकी सरकार से आप देशवासी होने के नाते देश की जनता को भ्रमित नहीं कर सकते, आप देश की जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। आप बजट के अंदर कहीं भी वाईफाई का इशू नहीं था। आप झूठ पिछले बजट में कोई झूठ नहीं बोल रहा, आप लोग झूठे, आपकी सरकार झूठी। आप अब जाके पढ़ के आइए, पढ़िए, घर जाइए, पढ़िए, गूगल, आपको गूगल का पता है, जाइए गूगल करिए, पढ़िए, आपको पता लगेगा कि पूरे के पूरे 139 जो प्रॉमिसेस हुए थे उसमें काम चल रहा है। पहली बात, देश के लोगों से जो झूठ बोला है, चैनल के थ्रू जो बोलना झूठे चाहती वायदे हूँ। करे हैं, दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप सुन लीजिए, अभी थोड़ी देर बाद आपने देश के 2 साल हो गए, 2 साल में दो बड़े एक भी तबकों को चीज आपकी शोषित बोला, कोई भी चीज आपको प्लेटफॉर्म पे शर्म नहीं आनी है। चाहिए। आज इकोनॉमिक्स की हालत देख लीजिए, आज सेंसेक्स 22,000 पे खड़ा है, जो सेंसेक्स 8 साल पहले था, आज सेंसेक्स फिर उसी। चलिए सरकार आने के बाद चलिए मैं कार्यक्रम का धर्मेंद्र जी चलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप दोनों को हाथ जोड़ लिया मैंने, हाथ जोड़ लिया, शांत हो जाए प्लीज, शांत हो जाए, शांत हो जाए, अरे शांत हो जाए भाई, शांत तो होंगे, शांत। धर्मेंद्र जी अगर कार्यक्रम में चला रहा हूं तो मुझे अगर इसका अगर रमेश जी सुनिए झूठी बातें सुन लीजिए, झूठी बातें आप बात ही अगर सभी बोलेंगे तो कैसे होगा? पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, धर्मेंद्र जी प्लीज साइलेंट, प्लीज मैं आप सभी लोगों से देखिए रमेश जी, पिछले बजट में वाईफाई लगाने की बात कही गई थी, घोषणा नहीं की गई थी। अच्छा, पहले बजट में घोषणा आपकी अलग अलग हो जाती है। चलिए अरे रमेश, चलिए लता जी से मेरा प्रश्न है, लता जी से, अरे हो गया भाई, हो गया, चलिए वाईफाई पे भाजपा से जोड़ रहे हैं, बात सुन लीजिए। लता जी से मेरा प्रश्न है, लता जी क्या आपको नहीं लगता कि फिगर्स इस पूरे बजट में नहीं बताए गए हैं? टोटल इनकम कहां से आएगी? देखिए मैंने बहुत रेल बजट सुने, उनको कवर भी किया है,
लेकिन फिगर्स नहीं बताए गए इस बार। ये तथ्य आंकड़े नहीं बताना, आप नहीं मानती ये ग्रे एरिया है जिसपे रोशनी डालना बहुत जरूरी है मंत्री जी के लिए? नहीं, ग्रे एरिया कुछ नहीं है उसमें। सरकार ने बोला है कि 10% इंक्रीज होगा रेवेन्यू में। वो बड़ी बात है कि आप क्लियरली भारतवर्ष की जनता को ये बता रहे हैं कि फिस्कल ईयर में कितना परसेंट इंक्रीमेंट आप रेवेन्यू में करेंगे, वो जरूरी है। तो फिर ग्रे एरिया की बात ही नहीं है, फिगर तो क्योंकि आप ना। एक नहीं, कितने करोड़ का नुकसान हुआ, आप ये बता रहे हैं कि इतना आप उसमें कितना एक्सपेक्टेड नुकसान है, रेवेन्यू आपका बढ़ेगा। वो बात क्लियर है, वो बात क्लियर है। वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उस कितना रेवेन्यू इंक्रीमेंट, कितना रेवेन्यू आप लेकर आ रहे हैं फिस्कल ईयर में, वो जरूरी है, वो उन्होंने बताया है। दूसरी बात मैं एक और बोलना चाहूंगी, दूसरी बात मैं आपको एक और बोलना चाहूंगी कि बच्चों के विषय में जो बात हुई, जो माताएं अपने छोटे बच्चों को लेकर के ट्रैवल करती हैं, उनकी समस्याओं पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मैं भी अपने छोटे बच्चों को लेकर ट्रैवल की और मैं समझ सकती हूँ कि कितनी प्रॉब्लम होती है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चों के बेबी फूड की बात की गई है कि उनको बेबी फूड मिलेगा, ममता जी मेरा सवाल आपको मिलेगा जिसमें वो रहेंगे। मेरा सवाल फिगर्स को लेके था, आप उनको बच्चों पे नहीं, मैंने आपको क्लियरली बोल दिया कि 10% की बात है, वो सरकार ने बोली है, तो उसमें ग्रे एरिया की कोई बात ही नहीं है। नहीं, फिगर तो बताएंगे ना कि इतना एस्टिमेटेड नुकसान हमें होने जा रहा है। एस्टिमेट 7वें वेतन आयोग से सैलरी पे से कितना वजन पड़ेगा, वो कितना पैसा उसमें और ज्यादा खर्च होगा, और भी करीब 56,000 के आसपास करीब 50,000 नए कर्मचारी रिटायर हो जाएंगे। आपको नहीं लगता कि इनकम शो करना, इतनी कमाई हम करेंगे और इतना हमारा खर्च है, ये फिगर्स जानना देश की जनता के लिए आवश्यक है। परसेंटेज में बता रहे हैं कि क्या रेवेन्यू हम जनरेट कैसे करेंगे और जो क्या प्रतिशत में बता रहे हैं, जो प्रतिशत में बता रहे हैं वो आंकड़ों में भी बता सकते हैं। तो प्रतिशत में बता दिया, प्रतिशत में बता दिया। नहीं, एक नागरिक और रेल का एक नागरिक, एक सामान्य नागरिक और एक रेल यात्री होने के नाते जब रेल बजट की जो बात होती है खास तौर पे, वो आंकड़ों के ज्यादा जो जनता के लिए, जैसे मैंने बोला कि ये जनता के लिए बजट है जिसमें हर तबके के लोग आते हैं, उनकी बजट रेल बजट के ऊपर सबसे ज्यादा इसलिए रहती है कि उनको क्या मिलने वाला है, उनकी सुविधाओं का क्या ध्यान रखा जा रहा है। अगर आप इस पूरे बजट को देखेंगे तो इसमें सारी की सारी चीजें वो हैं जो पीपल फ्रेंडली हैं, जो लोगों को ध्यान में रखने के लिए। जैसे क्या आपको लगता है कि बिना फिगर के रेल बजट से आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैंने शुरुआत में ये कहा था कि 1,30,000 करोड़ रुपए रेलवे को चाहिए। वो 1,30,000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे, पहले तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। सरकार तो कह रही है 1,84,000 हमारा टारगेट है। मैं फिर कह रहा हूं, और 30,000 करोड़ रुपए पिछले साल का घाटा है। इस साल के घाटे का कहीं जिक्र नहीं है कि एस्टिमेटेड घाटा कितना होगा। सिर्फ एक परसेंटेज बताने से देश के लोगों को आज भी संशय कि आप रेवेन्यू कहां से लगाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से डेवलप करोगे, कहां से पैसा आएगा, कैसे डेवलप होगा। सिर्फ घोषणाएं करने से, मैं फिर भी यही कह रहा हूं, सिर्फ घोषणाओं वाला बजट है और सिर्फ घोषणाएं करने से देशवासी खुश नहीं होते। आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। लोग आपसे काम की उम्मीद कर रहे हैं। लोगों ने आपको विश्वास से वोट दिया, विश्वास से आपकी सरकार लाई है, लेकिन पिछले 2 सालों में सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि काम के नाम पे जीरो है और घोषणाओं के नाम पे, क्योंकि मोदी जी घोषणाओं में विश्वास करते हैं, इसीलिए उनके तमाम मंत्री उनको फॉलो कर रहे हैं। मुझे फिर बीच में बोलना पड़ेगा, मोदी जी घोषणाओं पे बिल्कुल बात विश्वास नहीं रखते हैं, काम करते हैं और एक गरीब आदमी, किसान, सुनने दीजिए ना ममता जी। देखिए, आपकी बातचीत में ममता जी, खन्ना जी व्यापारियों का, रमेश खन्ना जी व्यापारियों का दुख इसलिए नहीं बता पा रहे कि रमेश खन्ना जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बात करें। लेकिन सही मायने में आज देश का ट्रेडर, देश का व्यापारी, देश का मजदूर, देश का किसान, देश का छात्र, देश का नौजवान निराश है। एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कुछ नहीं हुआ। आपने इसमें रेल बजट में क्यों नहीं बताया कि कितनी एम्प्लॉयमेंट देंगे? एम्प्लॉयमेंट का कहीं कोई जिक्र नहीं है किसी भी तरीके का। मतलब तमाम ये जो रेल बजट आया है, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी इंस्पायर्ड है और सिर्फ झूठी घोषणाओं का बजट है। इस बजट में कुछ भी ऐसा नया नहीं है जिसकी प्रशंसा की जाए। ये टोटल फेल बजट है। चलिए हम एक ब्रेक लेते हैं। नहीं, इसलिए ब्रेक, आप झूठे थे तो सबको झूठा बोलेंगे क्या? देखिए, देश की जनता सब देख रही है। 2 साल का सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा दिखाई देता है। मैडम, ब्रेक इसलिए जरूरी है कि पानी आके रखा हुआ है और यहाँ चूंकि बड़ी हीट है और पानी की आवश्यकता है, तो एक गिलास पानी पीने के लिए रखे हुए ट्रे में, वो इंतजार कर रहे हैं कि हम तक पहुंचे। इस ब्रेक में हम लोग पानी पीते हैं और उसके बाद जब लौटेंगे तो फिर हमारे मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि अगर
रेल मंत्री जिक्र नहीं करते हैं छात्रों का, सैनिकों का, खिलाड़ियों का, लेकिन जिक्र करते हैं महिलाओं का और बुजुर्गों का। तो क्या सामाजिक न्याय की परिकल्पना को वो आधा पूरा करते हैं? ब्रेक के बाद। और रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बजट में महिलाओं पर काफ़ी बात कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं और माफ़ कीजिए, हमने इस बजट के बारे में जब ये जानने की कोशिश की कि महिलाएं क्या सोचती हैं, तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अली अब्बास नकवी को ये सुनने को मिला। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट पेश कर दिया है और लोगों को इस बजट से कितनी सुविधाएं मिलेंगी, जैसा कि उन्होंने कहा कि पूरे रेलवे स्टेशन को एक तरीके से आधुनिक रूप देंगे और साथ ही साथ एक तरीके से ये भी दिखाया जाएगा उस रेलवे स्टेशनों में जिसमें लोगों को एक सहूलियत दी जाएगी। आइए लोगों के पास चलते हैं और जानते हैं उनसे कि ये रेल बजट उनके लिए कितना लाभदायक होगा। कोई हमारे साथ गुंडागर्दी ना करे, कोई अच्छी तसल्ली मिले सब लेडीज़ों को, आदमियों को भी, कोई पीछे ना लगे, कोई चोरी चिपका ना होवे, हमें सीट मिलनी चाहिए। बजट महिलाओं के लिए तो अच्छा होना चाहिए। आज के टाइम में अधिक से अधिक महिलाएं बाहर जो है तो काम कर रही हैं। हमें तो लगता है कि अभी भी महिलाओं की जो सेफ्टी है, सुरक्षा है और जो उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कम है। ममता जी, जो बातें महिलाओं के तरफ से आई हैं, आपको लगता है बजट में इसको एड्रेस किया गया? बिल्कुल किया गया। 33% सब कोटा महिलाओं के लिए इन ऑल रिजर्व कैटेगरी किया गया है, जो बहुत बड़ी परसेंटेज। माफ करें ममता जी, मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ी टेक्निकलिटी समझना चाहता हूं कि मान लीजिए कि 6 पैसेंजर का एक टिकट बनना है, उसमें जो मास्टर पैसेंजर है जिसको पैसेंजर 1 कहा जाता है रेलवे की भाषा में, क्या हम माने कि उसमें जहां जहां महिलाएं होंगी सॉफ्टवेयर उनको टिकट कंफर्म कर देगा, उसमें जो पुरुष रह जाएंगे वो कहीं और फेंक दे, ऐसा तो नहीं? क्लैरिटी क्या है? फेंक नहीं दिए जाएंगे। उसमें बोला है कि 33% 33% नहीं, उनको मैं समझ गया, दिया जाएगा। घोषणा तो मैं समझ गया, मैं इसके तकनीकी पक्ष जानना चाह रहा हूं। जैसे फर्स्ट पैसेंजर, उसमें तकनीकी पक्ष में ये नहीं बोला है कि पुरुषों को फेंक देंगे, लेकिन 33% महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी, जो एक्चुअली देनी चाहिए। अगर आप देखें स्थिति कई बार ऐसे हो जाती है कि महिलाओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है, तो उसमें कुछ गलत नहीं। अगर महिलाओं को प्रायोरिटी दें तो भारतवर्ष में अगर महिला नारी को आपको सम्मान दें और नारी को आप उसके अधिकार दें और नारी को आप सम्मान करें हर तरीके से, तो उसमें तो कुछ गलत होना नहीं चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि पुरुषों को ये सोचना चाहिए कि हमें फेंकने की बात की गई है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो 33% इन ऑल रिजर्व कोटास में अगर दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और महिलाओं के लिए ये बहुत राहत की बात है, जो कि होनी भी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे भी लगती है वो ये है कि उसमें हर तरीके का भोजन मिलेगा। जिस स्टेट से ट्रेन जाएगी, वहां पर सपोज पंजाब से जाती है तो पंजाब का खाना, तमिलनाडु से तमिलनाडु का, उत्तराखंड से तो उत्तराखंड का भोजन, जो आज तक कभी हुआ नहीं, जो अगेन महिलाओं के लिए, महिलाओं को बहुत पसंद आएगा और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। इस बात का क्या तात्पर्य? वो ट्रेन वहां से निकलेगी तो वहीं का खाना तो मिलेगा। कहाँ मिलता है आप बताइए मुझे? अभी तो एक तरीके का खाना मिलता है ना। अच्छा, इतने सालों से जो चला आ रहा है, जो अब हो रहा है, ये अच्छी बात है कि आपको वहां का कुजीन मिलेगा। वहां का जो कुजीन होगा, सपोज आप साउथ में किसी उससे जा रहे हैं, आपको इडली डोसा खाने मिलता है, या आप पंजाब से, तो उसमें वो अच्छी बात है जो बच्चों को, महिलाओं को और पुरुषों को भी, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। लक्ष्य अरोड़ा साहब हैं, ये मार्केट के एक्सपर्ट हैं और रेल बजट के ऊपर आज इन्होंने काफी रिसर्च की है। लक्ष्य जी, आपकी निगाह में ये बजट कैसा है? मेरा आशय रेल के इनकम, उसके धनार्जन और उसके खर्च को लेकर है। क्या आपको लगता है कि वो जो डेफिसिट डिफरेंस है वो कम होगा? उम्मीद की जाती है कि डेफिसिट जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन जो भी पूरे वर्ल्ड की बात करें, जो रेलवे है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं पूरी इंडस्ट्री की, तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, तो उसको compete करना, उस हिसाब से उसको प्रॉफिटेबल बनाना, वो भी एक बहुत बड़ा कदम है। उस हिसाब से जो भी बजट आया, उस हिसाब से कॉन्फिडेंसली उस ट्रेंड पे नहीं चला। और अगर हम बात करें अलग अलग, जैसे उन्होंने टारगेट दिए कि हम रिजर्वेशन करेंगे सीनियर सिटीजन्स के ऊपर और ये सब, उसके हिसाब से जो मार्केट का जो अभी ट्रेंड है वो यही बता रहा है कि अभी बजट उस हिसाब से एक्यूरेट नहीं आया। कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखे। पॉइंट क्या जो आपको कम लगते हैं? जैसे पूरी प्रॉपरली क्या क्या फैसिलिटीज किस हिसाब से दी जाएगी। आपको भी लगता है कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है बजट? अभी क्लैरिटी नहीं दी गई, थोड़ा थोड़ा हेल्प
किया है उन्होंने, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इस हिसाब से उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस चीज को भी टाइम लगता है। जो भी एक सेगमेंट तैयार होता है, कुछ भी होता है, एक बजट होता है, उसमें एक इन्वेस्टमेंट होती है, कितनी किस हिसाब से कितने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट, एक एक्यूरेट जो बनाने के लिए टाइम लगता है। उस धनेंद्र जी, क्या आप क्यों संतुष्ट नहीं? देखिए कितने बढ़िया बढ़िया काम हुए हैं। खाना चेक करने के लिए एक थर्ड पार्टी आएगी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिलाओं के टिकट जो हैं उनमें रिजर्वेशन बढ़ा है, महिलाओं की नई हेल्पलाइन शुरू हुई है 182 के नाम से आप डायल करेंगे, और रेल की एक किताब भी छपेगी। बहुत सारी नई नई बातें आई हैं। आप देखिए, तमाम वो बातें हैं जो ऑलरेडी रेलवे के सिस्टम में थी। नया कुछ नहीं, हम यही कह रहे हैं कि नया कुछ नहीं, जो है पुराना है। वीमेन सिक्योरिटी की बात, तो आपको क्यों नहीं लगता कि पुरानी जो चीजें बात ले लो, फ्री वाईफाई की बात ले लो, ये तमाम ऐसी चीजें जो पिछले बजट में भी एड्रेस की गई थी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अपना ममता जी ने बताया कि खाने के लिए जी पंजाब में जाएंगे, पंजाब का मिलेगा। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना किस क्वालिटी का मिल रहा है रेलवे में वो इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटी के लिए तो बोला ना उन्होंने थर्ड पार्टी इंस्ट्रक्टर। मैं कह रहा हूँ आज भी आईआरटीसी जो खाना देती है रेलवे में, जो कैटरिंग करती है, आज भी वो खाना संतोषजनक नहीं है। आज भी उस खाने में कमी और क्वालिटी के नाम पे बिल्कुल जीरो है। आप क्वालिटी सुधारने की बात आईआरसीटीसी ना, जिसको कांग्रेस ने शुरू किया था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक एजेंसी की बात कर रहा हूँ। मैं एक एजेंसी की बात कर रहा हूँ कि आप उस एजेंसी पे पहले मॉनिटरिंग कीजिए, जो खाना भी मिल रहा है कम से कम वो क्वालिटी का खाना मिल जाए। पंजाब में राजस्थान का मिले, कांग्रेस सरकार के टाइम पे क्या परसेंटेज की क्वालिटी होती थी? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कांग्रेस की सरकार के टाइम पे क्या क्वालिटी थी आप मुझे बताएंगे? लेवल ऑफ क्वालिटी व्हेन यू गाइस वर रूलिंग द नेशन, काइंडली टेल मी एज टू व्हाट काइंड ऑफ अ क्वालिटी यू यूज्ड टू मेंटेन। आप बताइए ना मुझे। मैं फिर उसी बात पे नहीं, आप अपनी क्वालिटी के बारे में बताइए ना मुझे। आप बताइए, वो आप भी वही करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें तो लोगों ने 44 पे बैठा दिया, बिल्कुल नहीं। आपने जो किया वो तो यहाँ का मतलब धनेंद्र जी, धनेंद्र जी लोगों ने 44 पे बिठा दिया, आप कहाँ जाओगे? आप तो इस देश को खड्डे में ले गए, इसलिए आप ही के खड्डे भरने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी आई है। और आपको इतना बढ़िया बजट, जिसको सुरेश प्रभु ने इतना बढ़िया बजट भारतवर्ष के लिए दिया है, आपको वो बजट समझ में नहीं आता है। क्योंकि अच्छा बजट समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए। अच्छा बजट समझने के लिए, अच्छे बजट का स्वागत करने के लिए आपको जनता के लिए। चलिए ममता जी एक सवाल ले लेते हैं। एक सवाल लक्ष्य से ले। अरे भाई, अगर कार्यक्रम काम करने के बाद अरे धनेंद्र, अच्छा है सिर्फ झूठ के आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलिए एक खबर देख लें। एक खबर देख लें। ममता जी प्लीज ये खबर देखते हैं। सुरेश प्रभु जी ने आज दूसरा रेल बजट पेश किया, जिसमें सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता कदम उठाने की बात तो कही गई। 2020 तक बिना चौकीदार वाले क्रॉसिंग को भी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया, यानी 2019 के चुनाव के 1 साल बाद। ताजा हालात पता किया हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नेहा ने। यहाँ तो आज सुरेश प्रभु भले ही रेल बजट जारी कर रहे हो, लेकिन आपको एक तस्वीरें जरूर यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। मेरे पीछे की तस्वीर है, हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पटरी पर ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं ट्रेन चल रही है, लेकिन लोगों के आने जाने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। सुरक्षा की यहाँ पर पोल खुलती हुई साफ तौर पर देखी जा रही है। अगर मैं इधर की बात करूँ तो मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूँगी कि आपको ये दृश्य भी दिखाए, जहाँ पर लोग अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन उनकी सिर्फ और सिर्फ महज सामान की चेकिंग हो रही है, ना कि लोगों की चेकिंग हो रही है। ये भी एक सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। और साफ तौर पे ये कहना यहाँ पर उचित होगा कि तमाम दावे, तमाम वायदे किए जाते हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात है। और सुरक्षा जिसको लेकर सतर्कता बरती जाती है, जिसको लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों की चेकिंग यहाँ पर नहीं हो रही है, महज सामान की चेकिंग हो रही है। इससे पहले भी हमने आपको नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का जायजा लेकर दिखाया था कि सुरक्षा में किस तरह की चूक यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रही है, सुरक्षा की पोल खुलती नजर आ रही है। अब वाकई देखने वाली बात यह होगी कि जो दावा इस बार किया गया है कि 2020 तक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म कर दिया जाएगा, क्या वो वादा पूरा हो पाता है? ये वाकई देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन अनिल के साथ नेहा दुबे, A2Z न्यूज़, दिल्ली। लक्ष्य, आपको क्या लगता है क्या चुनौतियां हैं रेल के सामने जिसको रेल मंत्री जी ने एड्रेस नहीं किया आज? जो भी अगर बात करते हैं मार्केट की भी,
रेल से डायरेक्ट लिंक है जो शेयर मार्केट का भी, उसमें भी उस हिसाब से जो रेल के शेयर्स में उसमें भी लगातार गिरावट देखी गई है। लगभग 10 से 11% गिरावट देखी गई है। चाहे TWL की बात करें, चाहे कलिंदी की बात करें, इसमें भी अच्छे अच्छे जो शेयर्स हैं उसमें भी लगातार गिरावट। इसका मतलब जो उस हिसाब से उन्होंने मार्केट ने प्लान किया था कि उस हिसाब से बजट आएगा, उस हिसाब से बजट नहीं आया। नहीं, वो तो देखिए, जब भी बजट की बात होती है तो आप जानते हैं एक नेगेटिव सेंटीमेंट हमेशा चलता है और मार्केट में सेंटीमेंट चलता है। बहुत बार ऐसा नहीं होता कि रियलिटी चलती है। तो ये एक सामान्य बात है, इसमें क्या आप इसको विशेष मानते हैं? इसका मेन मकसद यह कि पहले ऊपर से लेकर मेंटेन करना पड़ेगा, सारा सबको एड्रेस करना पड़ेगा, उसके वर्क वगैरह जैसे भी उसको एम्प्लॉयमेंट किस हिसाब से किसको क्या काम देना, वो सारा उसको बजट को अच्छी तरीके से समझाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक नतीजा निकल आएगा कि बाजार का क्या रहता है। जी ममता जी, 7वें वेतन आयोग का बहुत ज़्यादा पैसा चुकाना होगा इस सरकार को। सैलरी का बोझ जो अभी करीब 51% सैलरी में जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि 3-4% तक और बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि रेल को अपनी इनकम बढ़ाने की आवश्यकता है और ये इसके लिए एकमात्र तरीका रेल का किराया बढ़ाना नहीं है? अगर आप मुझसे इस प्रश्न के उत्तर में फ़ौरन ये कह रही हैं कि आज कहाँ किराया बढ़ा, तो मुझे लगता है कि ये आसाम और पश्चिम बंगाल के चुनाव को ध्यान में रख के किया गया फैसला है। नहीं, सिर्फ और सिर्फ जनता को ध्यान में रख करके ये फैसला किया गया है, क्योंकि ये बजट जनता की चुनी हुई सरकार के द्वारा जनता के लिए बनाया गया है। तो सारे इसमें जो भी चीजें लाई गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ जनता को ध्यान में रख करके लाई गई हैं। फिर चाहे वो ऑप्शनल जो आपके इंश्योरेंस की भी जो बात की गई है कि टिकट लेते हुए आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप वैकल्पिक अगर अपना इंश्योरेंस कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया तो आप इंश्योर्ड रहेंगे। और कुली, और इसमें बहुत ही मानवता की भी बात कही गई है कि कुलीज को अब कुली नहीं बल्कि सहायक बोला जाएगा और उनको सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग्स भी दी जाएगी। सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग ना होने की वजह से उनको बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके भी खुद के एटीट्यूड और उनके खुद मोटिवेशन में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप तरीका अगर आप तरीके से अगर आप किसी को एड्रेस करेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। हमारे अब हम अपने व्यक्तिगत तौर पे भी अगर देखें तो अगर हमें कोई सहायक बोले तो और तरीके से बात करें और मेरे पास अगर सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग्स हैं तो मुझे भी ये पता होगा या उस व्यक्ति को भी ये पता होगा कि सामने वाले को कैसे हैंडल करना है। उससे बहुत सारी चीजें इंटरपर्सनल जो होती हैं वो बहुत आसान हो जाती हैं। अच्छा। जो कि बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो नई ट्रेन चलाने की बात की गई है और तमाम सारी जो बातें की गई हैं वो सारी लोगों के लिए हैं और लोगों के फायदे के लिए है। तो मेरे हिसाब से ये बजट 100/100 है, लोगों का बजट है, भारतवर्ष का बजट है। विपक्ष इसके बारे में क्या सोचती है वो विपक्ष की समस्या है। वो आज तक कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए कि वो देश के लिए कर पाए या देश की जनता के लिए कर पाए, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये बजट फुल ऑन जनता का बजट है और बहुत अच्छा बजट है और जिसमें सारी चीजें हर तबके के लिए शामिल की गई हैं। धनेंद्र जी, क्या है इस बजट में ऐसा जो आपका मानना है कि उसमें आना चाहिए था और छूट गया? देखिए, मैंने शुरुआत में कहा था कि इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नया हो। ये सारी बातें वही पुरानी की पुरानी है। पुरानी चीज को नई पैकेजिंग में लाके इस बजट के रूप में पेश किया गया है। ये तो बड़ी गोल बात है, थोड़ा तो स्पष्ट करें। अभी आप सिक्योरिटी का हाल देख लीजिए। अभी आपकी रिपोर्ट में दिखाया है कि दिल्ली में सिक्योरिटी का अगर यह हालत है तो बिहार में या उत्तर प्रदेश में इंटीरियर में क्या हालत होगी? दिल्ली में आम आदमी की सरकार है। अरे रेलवे की बात हो रही है, आम आदमी की सरकार है। आप लोगों की समस्या ये है कि जब आपसे कोई सवाल किया जाए तो आप पार्टी से कोई सवाल करे तो भारतीय जनता पार्टी। अरे आप लोगों वो तो आप भी समझ रहे हैं ना, दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ। दिल्ली रेलवे स्टेशन में आप पार्टी कहाँ से आ गई? चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़िए धनेंद्र जी। रेलवे स्टेशन में आप पार्टी कहाँ से आ गई? जब आप दिल्ली बोलेंगे तो दिल्ली, अरे ममता जी, दिल्ली रेलवे स्टेशन भी आप पार्टी के हवाले कर दिया आपने। दिल्ली रेलवे स्टेशन भी आपने आप पार्टी के हवाले कर दिया। अखलाक जी, समस्या ये है कि जब इनसे सवाल किया जाए तो ये आप पार्टी की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। जितने निजी टिप्पणी करेंगे मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप खुद बोल ठीक से नहीं पा रहे। मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली रेलवे स्टेशन की हालत, मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, आप पार्टी की बात कर रहे हो। आपने बोला मैंने दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात बोली है। मैंने बोला है कि जो रिपोर्ट आपने दिखाई है, ममता जी, दिल्ली की सिक्योरिटी भी आप पार्टी के हवाले कर दिया आपने। दिल्ली रेलवे स्टेशन, फिर दिल्ली की सिक्योरिटी भी आपने पार्टी के हवाले कर दी। आम आदमी पार्टी वाला होता तो वो ये कहता भैया
दिल्ली की ममता सिक्योरिटी, जी, ना सर, वो तो आम आदमी वाला अखलाक तो- जी, सुन लीजिए समस्या ना, ये हो रही सुन है। लीजिए, दिल्ली अगर आम आदमी पार्टी वाला होता तो वो ये कहता कि दिल्ली की सिक्योरिटी भी हमारे पास कहाँ, दिल्ली पुलिस मैं हमको वही तो दीजिए। कह रहा हूं। तो तो ये तो सरकार- कोई बात ही नहीं सरकार है, छोड़ दे ये तो वो। कोई बात ही नहीं है। सरकार आप छोड़ सुरक्षा दे के वो। हवाले से कुछ बात कह रहे होता थे। क्या है ममता जी, आप लोगों का एक एटीट्यूड है कि जब फिर आप आपसे निजी कोई टिप्पणी कर रहे हैं, आप नहीं, मुद्दे पे आपसे- आइए फौरन। आपसे आप बहुत अच्छा है। रेलवे पार्टी से मैं कह रहा हूं, आपका मतलब भारतीय जनता पार्टी से रेलवे आपसे की इस बजट व्यक्तिगत नहीं में है। इस बार ऐसा मैं- क्या था जो आपको लगता है कि अखलाक शामिल होना जी, चाहिए? इस रेल बजट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो लुभावना हो, जो जनता के हित में हो, जो गरीब आदमी के हित में हो, जो नौजवान के हित में हो, जो छात्र के हित में हो, जो युवा के हित में हो। ये टोटल फेल बजट है। इस बजट को कंफ्यूज बजट आम कह लोगों सकते के हो और घोषणाओं का बजट कह सकते हो। दीनदयाल इम्प्लीमेंटेड डिब्बे बढ़ तो रहे हैं उसमें। देखिए मैं कह रहा हूं आम लोगों के तो लिए तो है। मैं क्या कह रहा हूं, मणिपुर और पिछली मिजोरम बार में जो भी घोषणा की ब्रॉड गई गेज है। आ रहा है, आप लाए थे। मैं कह रहा हूं, मणिपुर और मिजोरम में मैं ब्रॉड फिर गेज आ रहा है, आपसे वही वो सवाल कर रहा हूं। मैं फिर आपसे सवाल वही अगरतला कर रहा हूं ब्रॉड गेज कि हो गया पिछली है, बार जो वो 139 घोषणाएं थी, नहीं दिख रहा उनका आपको। क्या हुआ? जम्मू कश्मीर पिछली बार भी में आपने घोषणा करी। कटरा बनिहाल ये में घोषणाओं का कटरा बजट है, बनिहाल में 35 इसमें किलोमीटर कुछ की भी नया टनलिंग नहीं हुई है। और ये 35 किलोमीटर की टनलिंग समझते हैं आप पहाड़ी एरिया में, बहुत मेजर अचीवमेंट है। आपको नहीं दिख रही है, नहीं दिखेगी। कांग्रेस का चश्मा उतारिए सर, और आम जनता का चश्मा पहनिए, सब कुछ अच्छा दिखाई देगा। कांग्रेस का चश्मा उतार दीजिए, टोटल फेल बजट और है उसके बाद और ये जनता मोदी का जी से इंस्पायर्ड है। पहनिए। जैसे मोदी जी झूठी घोषणाएं करते हैं, वैसे इस बजट कटरा में बनिहाल झूठी में घोषणा की 35 गई है। किलोमीटर की टनलिंग ये हुई है, वो नहीं टोटल दिख चलिए, रही है। आप दोनों नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बुलेटिन में आप लोगों से विदा लेने से पहले लक्ष्य जी से जरूर समझना चाहूंगा। लक्ष्य भारत की 5% अवाम वो है जो रिजर्व क्लास में चलती है। इसमें सब आ गया, AC 1 से लेके और पैलेस ऑन व्हील से लेके और स्लीपर क्लास की सेकंड स्लीपर सीटिंग तक। 95% लोग वो हैं जो या तो पैसेंजर ट्रेन में चलते हैं या एक्सप्रेस बोगी के पीछे लटकते डिब्बों में जाके बड़े खतरनाक सफर को तय करते हैं। ज़्यादातर तो ये भी होता है कि उनके साथ हादसा हो जाता है, उन्हें किसी तरह का मुआवजा नहीं मिलता, और अगर वो इंश्योर्ड भी हैं तो उन्हें खुद नहीं मालूम होता। क्या आपको लगता है कि जो बड़ी क्लास इस ट्रेन में चलती है उसे इस बजट में कवर किया गया है? अगर हाँ तो कैसे, नहीं है तो कैसे? उसको कवर किया गया। उसके जो मेन रिजर्वेशन है वो मतलब फीमेल्स को दी गई है और सीनियर सिटीजन्स को दी गई है, और जो मेन उनका जो रेंट है वो भी एक सेम रखा गया है, ताकि वो जो छोटे लोअर क्लास है उनके भले के लिए ही ये बजट तैयार किया गया है। और इसके अंदर कोई जो 3 नई ट्रेनें भी लॉन्च हो रही हैं, जिस वजह से जो ट्रेन का जो मैटर है वो जो आने वाले 2020 तक है, उससे ये बेनिफिट होगा कि जो अपर क्लास है वो उस ट्रेन में आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, और जो लोअर क्लास है उनके लिए अलग फैसिलिटीज और सर्विसेज दी गई हैं। और उसके अंदर जैसे ऑटोमेटिक टिकट भी तैयार किया जा रहा है, ताकि लोग ऑटोमेटिकली अपना वेंडर मशीन है उसके अंदर जाके अपनी टिकटें बुक कर सकते हैं। जैसे आजकल मेट्रो ट्रेन में आप अपना कार्ड पंच करो और आपके पैसे विड्रॉ हो जाते हैं और सब कुछ हो जाता है। तो उसी तरीके से यही बजट के ऊपर राय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे ममता जी, मुझे ये बात पसंद आई कि मतलब FM चलेगा तो कहीं पर भी जाएंगे तो गाना अगर आपके मोबाइल में नहीं है और आपके पास छोटा और सस्ता फ़ोन है तब भी आप गानों का लुत्फ़ ले सकते हैं। गानों का जिक्र किया बाकायदा रेल मंत्री जी ने। मैं चाहता हूं कि आप जब यहाँ से लौटें तो बिल्कुल खुश मूड में जाएँ, क्योंकि रेल बजट फ़िलहाल जो देखने में प्रथम दृष्टि आ रहा है, ठीक है बहुत सारी क्लास उसमें कवर नहीं हुई, लेकिन फिर भी ठीक लग रहा है। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। फौज में महिलाओं को 30% आरक्षण, 2020 तक 95% ट्रेनें।